मंत्री 31 मार्च यानी 2 दिन बाद भारत दौरे पर आएंगे। यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री का यह भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अहम इस लिहाज से क्योंकि रूस के ताल्लुक इन दिनों यानी युद्ध के माहौल में भारत इकलौता देश है जिससे पहले की तुलना में और भी ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है, क्योंकि भारत ने अपना जो रास्ता जो स्टैंड है वो क्लियर रखा है। अब इस बीच दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की आपसी बातचीत ये दुनिया को भी एक संदेश देने की कोशिश कि हम रूस के साथ हैं। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये जो मुलाकातें दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की होनी है, क्या यूक्रेन और रूस के मसले पर भी बातचीत होगी, क्योंकि दुनिया की निगाहें होगी इस बातचीत पे? बिल्कुल, यूक्रेन के मसले पर बिल्कुल बातचीत होगी। भारत अपने स्टैंड को दोबारा से क्लियर करेगा रूस को कि बातचीत ही और कूटनीति एकमात्र रास्ता है और हिंसा जो चल रही है अभी यूक्रेन में वो खत्म होनी चाहिए। दूसरी अहम बात की अब तक भारत का जो पक्ष रहा है तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वो बहुत संतुलित रहा है और रूस भी इस बात को दोहराता रहा है। तो 31 मार्च को आएंगे, जो सूत्रों से जानकारी मिली है 1 अप्रैल पहला मुख्य दिन होगा उनके दौरे का रूसी विदेश मंत्री लावरोव के, और इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत होगी। लेकिन यूक्रेन मुख्य मुद्दा होगा दोनों देशों के बीच बातचीत का, क्योंकि भारत अभी हाल ही में आपको याद होगा चीनी विदेश मंत्री ने भी भारत का दौरा किया था और उनसे भी यूक्रेन के मसले पर बातचीत हुई थी। नीरज, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें, फिर मैं आपके पास आती हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब शांति की कोशिश तेज हो चुके हैं। इस्तांबुल में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पहुंच चुका है और इस बातचीत के जरिए क्या समाधान निकलना है इस पर भी हमारी निगाहें। नीरज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ये बातचीत तो बहुत दफे हुई है, लेकिन जो इस्तांबुल में बातचीत हो रही है, क्या उस बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा और ये सीज फायर तक मामला पहुंचेगा? देखिए, सीज फायर यानी संघर्ष विराम ये ऐसी मांग है जो कि यूक्रेन की तरफ से बार बार की जा रही है और यूक्रेन ने साफ किया कि जो न्यूनतम मांग उनकी तरफ से की जाएगी वो ह्यूमैनिटेरियन होगी, यानी मानवता से जुड़ी होगी, और दूसरे सबसे बड़ी मांग उनकी तरफ से संघर्ष विराम की होगी। लेकिन रूस का कहना है कि पहले ये आश्वासन दे जेलेंस्की या यूक्रेन की तरफ से कि वो नेटो का हिस्सा नहीं लेंगे। तो जेलेंस्की ने भी साफ किया एक इंटरव्यू में कि वो रूस के तमाम डिमांड पे विचार कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि जो मांग की गई है रूस की तरफ से कि न्यूट्रल रहेगा यूक्रेन, उस मांग पे यूक्रेन अपनी सहमति जताए। और डोनबास को लेकर भी एक मुख्य मांग है, डोनबास में कोई कॉम्प्रोमाइज करने को यूक्रेन तैयार है कि नहीं। जो जेलेंस्की ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि डोनबास पे भी यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। हाँ, वही पूर्वी क्षेत्र को लेकर जो कहा गया है, तो क्या वो हारने के लिए तैयार है? क्या हम इसको इस तरीके से समझे कि अब वो जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो रूस का हिस्सा हो जाएगा? देखिए, रूस का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि रूस ने उन दोनों क्षेत्रों को एक मान्यता दी है, एक नए देश के तौर पे मान्यता दी है। तो रूस के हिस्से के तौर पे वो मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरी अहम बात की रूस के बहुत अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। मैं आपके पास आती हूँ नीरज। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, जरा हम दर्शकों को अपडेट कर दे। जिस हमारे सहयोगी भी मानवता का जिक्र कर रहे थे कि बातचीत में यह मसला उठेगा, उठना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक इस युद्ध में 144 बच्चों की मौत हो चुकी है। 220 ऐसे बच्चे हैं जो कि घायल हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। क्या ये ग्राउंड नीरज हो सकता है बातचीत में, क्योंकि आपने भी कहा कि मानवता को ध्यान में रखते हुए बातें आगे बढ़ाई जाए, और 144 ऐसे बच्चे हैं बेकसूर बेगुनाह ऐसे बच्चे जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल, जो न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पे अब अभी जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 144 बच्चों की मौत हुई है और बहुत सारे ऐसे सिविलियन हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ये मुद्दा यूक्रेन की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था, रूस के बहुत सारे अधिकारियों का ये कहना है कि इस लड़ाई में सिर्फ 2 देश शामिल नहीं है, रूस और यूक्रेन शामिल नहीं है, बल्कि डोनबास के जो इलाके हैं वो जिन दो क्षेत्रों को मान्यता रूस ने दी है उनको अगर मिला दिया जाए तो कुल 4 देश हैं। तो रूस के अधिकारी ये मानते हैं कि ये लड़ाई महज यूक्रेन और रूस की नहीं बल्कि 4 देशों के बीच की है। मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, आपसे समझूंगी। जो रूसी विद्रोहियों की चर्चा होती रही है जो डोनबास और इन इलाकों में मौजूद है, क्या आप उनके बारे में बता रहे हैं? जी बिल्कुल, जिन 2 क्षेत्रों को रूस ने मान्यता दी थी, डोनेट्स्क और लुगांस्क की बात कर रहा हूं मैं, और उन क्षेत्रों को जब मान्यता दी थी तो उन्हें एक देश के तौर पे मान्यता दी गई थी और उसी के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। यूक्रेन का वो हिस्सा जरूर था, लेकिन उसमें रूसी समर्थित विद्रोही बार बार यूक्रेन का विरोध करते रहे थे और वहीं से युद्ध की शुरुआत हुई है। तो रूस के अधिकारी ऐसा मानते हैं कि इस पूरी लड़ाई में 4 देश इन्वॉल्व हैं, न कि सिर्फ रूस और यूक्रेन। आज की जो बातचीत इस्तांबुल में
वो प्रस्तावित है या जो चल शुरू हो गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यूक्रेन की तरफ से ये रखा जाएगा कि मानवीय जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए, सीज फायर किया जाए और डोनबास को नीरज, लेकर बहुत बड़ा मामला है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच को जहर देने जाने की यह खबर सामने आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल दावा किया गया है कि कीव में हुए शांति वार्ता में रोमन अब्रामोविच को जहर दिया गया। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है अब्रामोविच जंग के बीच पीस मेकर का काम कर रहे थे। दरअसल शांति वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल कीव पहुंचा था, जिसमें रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच और यूक्रेनी सांसद रुस्तम उमेरोव समेत 2 अन्य अधिकारी शामिल थे। खबर के मुताबिक जब वो सुबह उठे तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, स्वेलिंग उसमें थी, शरीर में दर्द हो रहा था और साथ ही उनके चेहरे और हाथों की स्किन निकलने लगी थी। और इतना ही नहीं, रोमन को कुछ देर तक दिखना भी बंद हो गया था। तो कीव में पीस मेकर की भूमिका में थे, जिन्हें जहर देने का यह बड़ा दावा, संगीन दावा देखिए किस तरह से किया जा रहा है। जहर देने के बाद बताया गया कि रोमन की हालत बिगड़ गई, उनके शरीर में दर्द होने लगा, उनकी त्वचा में दिक्कतें सामने आने लगी, उनकी त्वचा जो स्किन थी वो अपने आप निकलने लगी थी। और शांति वार्ता में वो शामिल थे, यानी कि बीच का जो समझौता निकालना था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर वो निभा रहे थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, जिनको कीव में जहर दे दिया गया था। डिटेल आपके सामने रखते हैं कि आखिर वो कौन है। 24 अक्टूबर 1966 को रोमन अब्रामोविच का जन्म हुआ। सोवियत संघ के सारातोव शहर में उनका जन्म हुआ था और मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी में वो हिस्सेदारी में थे। और पिछले दिनों रोमन ने फुटबॉल क्लब से अपना नाता भी तोड़ लिया था। पाबंदियों की वजह से क्लब से रोमन ने अपना ये नाता तोड़ा था। यूके ने रूसी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी थी। अब्रामोविच को पुतिन के करीबी दोस्तों में से एक माना जाता रहा है। अब्रामोविच के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महंगी यॉट है, लेकिन जिस तरह से उन्हें जहर देने का यह दावा किया गया वो अपने आप में एक बड़ी साजिश के तहत सामने आ रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में हुई शांति वार्ता में 3 वार्ताकारों को मारने की साजिश की गई है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि तीनों वार्ताकारों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कीव में 3 वार्ताकारों को मारने की ये बड़ा प्लान रचा गया। वार्ताकार रोमन अब्रामोविच की हत्या की कोशिश। रूस यूक्रेन वार्ता में अहम किरदार है। आपको बता दें, अब्रामोविच, इनको जहर देने की ये कोशिश की गई। रूस की तरफ से जहर देने के बाद अब्रामोविच की हालत काफी खराब हो चुकी है। यह कहा जा रहा है रोमन को कुछ देर तक दिखना बंद हो गया था जब उनको जहर दिया गया है। तो ये बड़ी साजिश, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहरीली साजिश यहां पर देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के मैदान से रूस की फिर एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी यहां पर दी गई है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है उसमें परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। रूस ने एटम बम के इस्तेमाल की एक बार फिर से बड़ी धमकी यहां पर दी है और रूस ने कहा है कि अगर किसी तरह से यूरोपियन कंट्री ने कोई भी हिमाकत की, कोई भी साजिश रूस के खिलाफ रची तो एटम बम का इस्तेमाल रूस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं 34 दिन इस जंग को हो गए हैं। लगातार भीषण जंग चल रही है। रूस एक के बाद एक यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका, यूरोपियन देश की तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है और अब ये बड़ा बयान रूस की तरफ से। और आपको लगातार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जंग कहां तक पहुंच चुकी है। आखिरकार ज़ेलेंस्की की शर्त, पुतिन के तेवर, ये देखिए, यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये पुतिन कह रहे हैं। युद्ध रोक सकता हूं और पुतिन कह रहे हैं मैं उन्हें
पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तो एक तरफ शांति वार्ता की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ इस युद्ध में पुतिन की बड़ी धमकियां देखने को मिल रही हैं। देखिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो तटस्थ स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या रूस मानेगा इसके लिए? कोई तीसरा पक्ष गारंटी दे दे, तीसरे पक्ष को शामिल होने का न्योता भी यहां पर दे रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन पर समझौते को तैयार हो गए हैं ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है वहां पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन क्या पुतिन मानेंगे? आमने सामने की वार्ता से युद्ध समाप्त होगा, यानी बातचीत के जरिए समस्या का समाधान यहां पर करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन क्या पुतिन इसके लिए तैयार होंगे? बिना देर किए शांति हो, बातचीत, एक अवसर और जरूरत भी, लेकिन ज़ेलेंस्की की ये सारी बातें, ये सारी शर्तें पुतिन मानेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और यूक्रेन युद्ध में एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है, इसी बात से ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन हो गए हैं। क्या है ज़ेलेंस्की का नया फ्रंट, देखिए। इन्हीं तस्वीरों में छिपे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के 11 फ्रंटियर। पहला फ्रंट रूस की सेना का चौतरफा अटैक। दूसरा फ्रंट कीव, खार्किव और मारियुपोल जैसे बड़े शहरों को बचाने की चुनौती। तीसरा फ्रंट रशियन एयरफोर्स को रोकना। ज़ेलेंस्की का चौथा फ्रंट रूसी फौज की सप्लाई चेन। पांचवा फ्रंट यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर नदी से रूस को दूर रखना। छठा फ्रंट यूक्रेन की फौज को नए हथियारों की सप्लाई। ज़ेलेंस्की का सातवां फ्रंट है अमेरिका और नेटो से लगातार मदद। तो वहीं आठवां फ्रंट यूक्रेन की फौज का हौसला कायम रखना। नौवां फ्रंट अपनी हुकूमत बचाना और तख्ता पलट से बचना। 10वां फ्रंट केमिकल और रासायनिक हमले। और सबसे खतरनाक है 11वां फ्रंट, युद्ध में परमाणु हमले से बचना। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить, еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ये डर इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि रूस ने इनकार नहीं किया कि वो परमाणु हमला नहीं करेगा। रूस का एक टॉस 1 वेपन सिस्टम यूक्रेन की फौज ने पकड़ा है। ये एक छोटे दायरे में न्यूक्लियर हमले जैसे हालात पैदा करता है। उस गाड़ी में कई ऐसे रॉकेट पड़े मिले जो अब यूक्रेन रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। ये रॉकेट किस तरह की तबाही के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। टॉस 1 से दागा जाने वाला रॉकेट जब फटता है तो आसपास ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। शॉकवेव ऐसी होती है कि बंकर में छिपा फौजी भी जिंदा नहीं बचता। इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस की बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन अब ऐसे ही रॉकेट यूक्रेन के हाथ लग चुके हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ऐसे हथियारों से तौबा की हुई है। रूस के पत्रकारों ने जब ज़ेलेंस्की से पूछा कि केमिकल और जैविक हथियारों की लैब के आरोपों पर उनका क्या कहना है, तो देखिए ज़ेलेंस्की ने रशियन भाषा में क्या जवाब दिया। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ज़ेलेंस्की के सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यूक्रेन के बड़े शहरों को बचाना है और वो इसमें अब तक कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि रशियन फोर्सेस अभी तक कई शहरों के बाहर ही खड़ी और मारियुपोल में तो लगातार जूझ रही है। यूक्रेन का ये मैप देखेंगे तो आपको इस युद्ध में रूस की फौज की बढ़त या कहें कि कब्जे का अंदाजा हो जाएगा।
ये लाल हिस्सा बताता है कि उत्तर से पूर्व और पूर्व से दक्षिण यानी क्राइमिया तक रूस की फौज कहां-कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन रशियन आर्मी के कंट्रोल में अब तक राजधानी कीव नहीं है, खार्किव नहीं है, मारियुपोल में लड़ाई जारी है और वहां बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, ये बात जेलेंस्की ने फिर दोहराई। 1 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से जारी युद्ध में जेलेंस्की अब कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं और वो खुलेआम जाहिर कर रहे हैं कि रूस उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा जहां उसने कब्जा किया हुआ है। Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно же, люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. मारियुपोल से रूस की सेना की कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मारियुपोल में रशियन स्पेशल फोर्स कैसे शहर को घेर रही हैं। लेकिन उनके सामने शहर में मौजूद यूक्रेन की फौज डटी है। मिलिशिया भी है और आम लोगों की मौजूदगी पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी रुकावट भी है। शहर में रशियन आर्मी के टैंक देखे जा सकते हैं। Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал. Тебе же там будут трусы твои стирать, ты военный, ты солдат, ты же там стоишь. Кто-то это должен делать. Мыть, убирать, готовить жрать, где-то жить. Кинотеатры работали во Франции и так далее. Ну, понимаете, это, ну как, здесь не так. Вообще не так. Здесь заходят, если местная власть или кто-то не хотят, местную власть украли, люди начинают что-то там кричать, выжигается все. Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал. Тебе же там... मारियुपोल इस वक्त 80% तबाह हो चुका है। कुछ ही पॉकेट बची जहां बमबारी नहीं हुई। ये कीव के पास होस्टोमेल एयरपोर्ट का वीडियो है जो रूस की फौज ने ही बनाया है। रशियन स्पेशल फोर्स इसे ऑपरेट कर रही है और यहाँ रशियन फोर्स होने का मतलब कीव के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। अब कीव में 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव में रूस की बॉम्बिंग भी तेज हो गई। रूसी फाइटर जेट लवीव को बराबर निशाना बना रहे हैं, यानी यूक्रेन का एयर डिफेंस अब पूरी तरह फेल हो चुका है। रूस की आर्टिलरी अटैक का शिकार लवीव की ऑयल टैंक बने। इन टैंकर से रूस के 3 रॉकेट टकराए और फिर सब धू कर जलने लगा। रूस के इस खतरे को देखते हुए शहर के 2 लाख लोग पोलैंड में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लवीव पश्चिमी यूक्रेन का बड़ा शहर है। पोलैंड में जब से अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा हुआ है, रूस ने लवीव पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन की सेना पर कैसे पिन पॉइंट हमले हो रहे हैं, उनके वीडियो अब गौर से देखिए। जमीन पर ये यूक्रेन का बुक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके ट्रैक के निशान बताते हैं कि वो हमले से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के हमले से बच नहीं पाया। देखा आपने कैसा जबरदस्त धमाका हुआ? एक बार फिर देखिए। ऐसी मिसाइलों में रूस के विमानों को बहुत नुकसान पहुंचा और रूस अब उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहा है। ऐसे हमलों में ड्रोन अटैक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो युद्ध के 1 महीने बाद और बढ़ता जा रहा है। Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе 5 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч». В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них 2 пункта управления, 2 зенитных ракетных комплекса, 1 установка реактивной системы залпового огня, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, 23 района сосредоточения украинской боевой техники. अब तक ऐसी तस्वीरें रूस के नुकसान की ज्यादा आई, जिसमें रूस के टैंकों को यूक्रेन के ड्रोन मिसाइल अटैक से उड़ाते रहे।
इस वीडियो में रूस का एक इन्फेंट्री व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ी रूस के एक टैंक पर हमले के बाद उसके क्रू को बचाने पहुंची। ये सब कुछ यूक्रेन का ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे हमले अक्सर TB2 ड्रोन से किए जाते हैं, जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यूक्रेन ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा था। TB2, जिन्हें बेरे-कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई पर 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। इन ड्रोन अटैक्स में रूस के टैंकों का क्या हाल हुआ है, इन तस्वीरों से पता चल जाएगा। ये सब टैंक और बाकी बख्तरबंद गाड़ियां टॉप एंगल से शॉट का शिकार हुई, यानी मिसाइल टैंक पर साइड से नहीं बल्कि ऊपरी हिस्से पर आकर टकराई और फिर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का ये हाल हुआ। ये रूस का T-72 टैंक है जो पूरी तरह खत्म हो चुका है। चेचिस से लेकर टरेट तक कुछ नहीं बचा। और ये देखिए, ये है रूस का BM-21 ग्रेड मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर। गौर से देखेंगे तो इसमें लगे 40 रॉकेट में 38 अब भी बचे हुए, यानी जब ये लॉन्चर 2 रॉकेट दाग चुका था तभी इस पर यूक्रेन का हमला हुआ। आगे ये गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई, लेकिन पीछे रॉकेट्स का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसे मिसाइल हमलों से टैंक चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके पास बचने का मौका नहीं होता। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए युद्ध में TB2 ने बहुत कहर मचाया था। अजरबैजान की जीत के पीछे TB2 का सबसे बड़ा रोल था। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसमान से अटैक होता है तो उसके पास भी इससे बचने का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन टॉप एंगल शॉट को लेकर रूस का सबसे बड़ा डर TB2 ड्रोन ही नहीं, वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल भी हैं, जिन्होंने रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह किया है। जब ये मिसाइल टैंक में घुसती हैं, तो टैंक का ऐसा हश्र होता है कि क्रू के पास बचने का कोई मौका तक नहीं होता। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। दूसरा ब्रिटेन से मिला NLAW सिस्टम, यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। तीसरा है स्वीडन से मिला AT-4 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। अब रूस ने भी एंटी टैंक मिसाइलों से हमले बढ़ा दिए। ये कॉनकुर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो 4 किलोमीटर दूर मौजूद टैंक को भी उड़ा सकती है। रूस भी ऐसी मिसाइलों से यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। लेकिन टारगेट जमीन पर ही नहीं, आसमान में उड़ते विमान भी बन रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही सटीक निशाने के साथ काम कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने चर्निव में यूक्रेन की एयरफोर्स के 4 सुखोई 24 विमान मार गिराए हैं। सुखोई 24 बॉम्बर विमान जो सोवियत संघ के दौर का है। वहीं रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन का एक सुखोई 27 विमान भी मार गिराने का दावा किया। Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе 4 самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью. Из них 2 в районе Репки, еще 2 в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит 1 украинский истребитель Су-27. За сутки уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. ये जलता हुआ मलबा यूक्रेन के सुखोई 27 का ही बताया जा रहा है। अगर यूक्रेन ने 2 दिन के अंदर 5 फाइटर जेट यानी 4 सुखोई 24 और 1 सुखोई 27 फाइटर जेट खोया है, तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है और अक्सर दोनों देश ये दावा कर रहे हैं कि मार गिराया गया विमान दूसरी तरफ का है। ये मलबा एक सुखोई T-10 एयरफ्रेम वाले विमान का ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये रूस का सुखोई 35 है या फिर यूक्रेन का सुखोई 27, ये करीबी जांच से ही बताया जा सकता है। वहीं यूक्रेन में रूस ने अपनी सप्लाई लाइन को और बेहतर करने के लिए जी जान लगा दिया है।
ये यूक्रेन की नाइपर नदी जो राजधानी कीव से होते हुए यूक्रेन के बीचों बीच से बहती। यहाँ रूसी सेना की मौजूदगी ज़ेलेंस्की को फिक्र में डाल सकती है। यहीं पर ही करीब में रूस ने अपने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। मिसाइल की लॉन्चिंग देखेंगे तो पाएंगे कि वो ड्रोन किस ऊंचाई पर उड़ते हुए रूसी फौज पर नजर रख रहा था या घात लगाकर हमले की तैयारी में था। अगर रूस इस ड्रोन को न गिराता तो यहाँ मौजूद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का कुछ ऐसा हाल होता जो तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ऐसे ही टारगेटेड हमलों के जरिए यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 16 कमांडर मार चुका है, जिनमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, जबकि 5 मेजर जनरल हैं। बाकी कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर भी हैं। इसलिए देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान है और इतने बड़े अफसरों का मारा जाना उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स पर भी सवाल उठाता है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 16,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया, जबकि रूस ने माना है कि उसके 1,351 सैनिक अभी तक इस जंग में मारे गए। इसलिए सच क्या है, इसकी निष्पक्ष बातें यूक्रेन युद्ध से पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहे। दोनों देशों के अलग अलग दावे, नुकसान दोनों तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जमीन पर मौजूद फौज का हौसला न टूटे, ये कोशिश भी यूक्रेन और रूस दोनों देश पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले का एक नया वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें रूस की सेना ने यूक्रेन के एक टैंक पर हेलीकॉप्टर से कई हमले किए और रूस की इस बमबारी में यूक्रेन के कई टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। देखिए ये वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेन को बड़े नुकसान का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। रूस की सैन्य ताकत के सामने यूक्रेन की सैन्य ताकत भले ही बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती है। वैश्विक तौर पर रूस की सैन्य ताकत से हर कोई वाकिफ है और शायद यही वजह है कि यूक्रेन को नुकसान यहां पर लगातार भुगतना पड़ रहा है। रूस की बमबारी भयानक तरीके से सामने आ रही है। खौफनाक मंजर यहां पर देखिए किस तरह से धमाकों के तौर पर सामने आ रहा है। यूक्रेन के कई टैंक रूसी सेना के इस हमले में तबाह हो गए। और युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लुहांस्क में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की है और रूस की इस गोलाबारी में 20 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। बड़ी खबर, लुहांस्क में रूसी सेना ने भारी गोलाबारी की है। रूसी फौज के हमले में 20 घर तबाह हो गए, यानी रिहायशी इलाकों को रूस की सेना हर जगह निशाना बना रही है। अब यह खबर लुहांस्क से सामने आई है, जहां पर रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना की तरफ से भारी गोलाबारी की गई। और इस गोलाबारी में तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से 20 के 20 घर इस भारी गोलाबारी में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से लगातार हर एक खबर, हर एक तस्वीर हम अब तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है, यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। तो लगातार 35वें दिन ये जंग लगातार चल रही है। चर्निव में रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया है और हमले में यूक्रेन के हथियारों का जखीरा किस तरह से देखिए यहां पर बर्बाद कर दिया गया। चर्निव से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसमें यूक्रेन का जो हथियारों का बड़ा जखीरा था उसको रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। चर्निव, मारियापुल, खार्किव, इसी तरह से भीषण जंग की तस्वीरें लगातार जंग के मैदान से देखने को मिल रही हैं। और अब यह तस्वीर चर्निव से सामने आई है, जहां पर यूक्रेन के हथियारों का बड़ा जखीरा था जिसे रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से लुहांस्क में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में जमकर गोलाबारी शुरू की है। लेकिन इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। तुर्की के इस्तांबुल में जानकारी मिल रही है कि बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, जो कि बातचीत यहां पर शुरू कर चुके हैं और तुर्की में सीज फायर की बात कही गई है। एक तरफ भयंकर युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच जारी है, जिसका आज 34वां दिन है, तो दूसरी तरफ
तुर्की में इस्तांबुल में बातचीत यहां पर की जा रही है। दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। सीज फायर यानी कि युद्ध विराम, युद्ध बंदी की जो बात है वो यहां पर की जा रही है। और यही विशेष मुद्दा भी है क्योंकि 34 दिन में जो भारी तबाही यूक्रेन को झेलनी पड़ी है, जो कि वैश्विक तौर पर हर किसी के सामने आई है, अगर ये कुछ दिन और रही तो यूक्रेन की जो तबाही अभी सामने आ रही है वो कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस जो है वो हमले पर हमले कर रहा है और साथ ही कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल भी कर चुका है जो अब से पहले नहीं किए गए थे, भयानक हथियार।